वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। संपूर्ण सृष्टि एक परिवार है। तो इस खूबसूरत विचार के साथ हम आपका स्वागत करते हैं इस स्पेशल पॉडकास्ट सेशन में। स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम जानेंगे हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में और ऐसे खास विचारों के बारे में जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। मैं कुणाल मदान आज के लिए आपका होस्ट, और मैं बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं कि आज हम इनवाइट कर रहे हैं डॉक्टर राजीव आर ठाकुर, द डायरेक्टर जनरल एट जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस। सो थैंक यू सो मच सर, आपका यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद कुणाल। मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि आप और पूरा जेएसबी परिवार मुझे एक मौका दे रहा है कि मैं अपनी बातें कह सकूं। और मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो कि संस्था के विषय में और कुछ छात्रों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन विषयों पे हम बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं विषयों को लेकर के आपके मन में भी कुछ प्रश्न होंगे। सर बिल्कुल, सबसे पहले तो एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी होने के बावजूद आपकी इतनी ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, और आपको देख के ही मेरे मन में एक विचार आया था जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हो जाती है नौका पार तूफानों में भी, मन में एक ठहराव होना चाहिए। तो सर आपकी जो ये ग्राउंडेड पर्सनैलिटी है, एक इतने अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद भी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये शुरू से था, स्टार्टिंग से, या फिर कुछ लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए आपके साथ जिसने आपको इस तरीके से प्रोफेशनल बनाया? कुणाल, आपने बड़ा शुरुआत ही आपने बड़ी दुविधा के प्रश्न से किया है, लेकिन मैं ज़रूर बताना चाहूँगा इस पे। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पोजीशंस हैं ये जीवन में बहुत ही क्षणभंगुर हैं, बहुत सीमित काल के लिए है। जो हम एक दूसरे को जान पाते हैं, जो एक लंबे समय तक जो मायने रखता है, वो व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व और उसका अपने मूल्य, अपने व्यवहार, यही उसकी एक अपनी जीवन की कमाई होती है। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि ये क्या बचपन से था या अभी ऐसा रहा, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति समय के साथ इवॉल्व करता है, वो बराबर कभी नहीं रहता। और मैं खुद भी जैसा बचपन में था और जो अब हूँ, उसमें मुझे बहुत ही बड़ा अंतर लगता है। और वो खास करके वैसे लोग विशेष रूप से बता पाएंगे जिन्होंने मुझे बचपन में भी देखा और अब भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा बड़ी विनम्रता के साथ कि आप ये कहते हैं कि कुछ अच्छाइयाँ दिखती हैं, बट साथ में हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि एक व्यक्ति में कुछ अवगुण भी हैं, और वो एक रिलेटिव होता है कि कुछ लोगों को कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, किसी खास परिस्थितियों में अच्छी नहीं लगती हैं, और कुछ ऐसे अवगुण होते हैं या उसका एक कैरेक्टर होता है जो लोगों को निरंतर परेशान करता है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल, एज सेल्फ, उससे भी अवेयर होना चाहिए। रही बात आपके प्रश्न पे, तो कोई भी इस संसार में, आप यहाँ तक की बात कीजिए कि कोई देव या देवर्षि, हमारे यहाँ राम हुए, कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, गुरु नानक हुए, विवेकानंद हुए, कई ऐसे महापुरुष हैं। सबकी शख्सियत, सबके गुण समय के साथ बदले हैं। कुछ परमानेंटली बदले, कुछ खास समय के लिए बदले, लेकिन
मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जब देव और देवर्षि समय के साथ इवॉल्व होते हैं, बदलते हैं, तो एज ए व्यक्ति हम तो बड़ी छोटी सी चीज़ हैं। तो डेफिनेटली जो आज मेरे पास कुछ गुण हैं वो जन्मजात हैं। साइंस की भाषा में कहें तो आपकी डीएनए कुछ आपके गुण को डिफाइन करती है। उसके बाद आपके माता पिता, आपके भाई बंधु, आपका परिवार, आपका निकट का परिवेश, इन सब चीज़ों से आपकी कुछ धारणाएं बनती हैं, कुछ व्यवहार बनता है। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और बिल्कुल ये बात है कि कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूँ, बिल्कुल वही वाली बात है आपकी। और लेकिन सर समय तो सबसे बड़ा शिक्षक होता ही है, लेकिन हमारे अंदर जो हमारे नैतिक मूल्य हमारे अंदर हैं वो हमें सिखाते हैं कि परिस्थितियों को कैसे झेलना है। और आप एक जीता जागता उदाहरण हैं कि किस तरह से समय हमें सिखाता है और हमें उस समय में परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में हमें डोलना नहीं चाहिए, हमें ठहराव भरा रहना चाहिए। और सर आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे माता पिता, हमारे बंधु, जो हमारे मित्र होते हैं वो भी हमें सिखाते हैं। तो सर जैसे हमारा जेएसबी है, आई लीड सेशंस करवाते हैं हम स्पेशल सेशंस होते हैं हमारे जेएसबी में। तो मैंने सर नोटिस किया है कि जैसे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आए तो वो पहले से आपको जानते थे, जैसे आपके करियर की स्टार्टिंग से या करियर की स्टार्टिंग से पहले से, कि आपकी घनिष्ठ मित्रता है उनसे, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं। तो सर जैसी संगत वैसी रंगत, वैसा भी कुछ कंसेप्ट है या? चलिए, मैं इन तमाम चीज़ों को, मुझे थोड़ा सा वक्त आप दें, मैं कुछ अपनी बातें और कहना चाहूँगा इस संबंध में, क्योंकि बहुत जैसे ही आपने ये प्रश्न किया तो मेरे अंदर, मेरे थॉट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और शायद जब कुछ थोड़े समय में जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, शायद आपके इस प्रश्न का भी उत्तर वहाँ पे आपको मिले। तो मैं बात कह रहा था कि माता पिता, आपका परिवेश, सारी चीज़ें वो एक बहुत मायने रखता है और मेरे लिए भी वो महत्व रखा। उसके बाद आप किस प्रांत से आते हो, कहाँ रहे हो। मैं जैसे बिहार से आता हूँ और बिहार में भी मैं मिथिला प्रदेश से आता हूँ। तो उस मिथिला नगरी की या मिथिला का जो एक कल्चर है, व्यवहार है, वेशभूषा है, वहाँ की भाषा है, मैथिली जिसको कहते हैं, और कहा जाता है कि वो बड़ी मीठी भाषा है, वहाँ के अपने संस्कार हैं। तो इन सब का एक जीवन यात्रा में इन सब का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा मेरा बचपन इस तरह से बीता, मेरे पिताजी सरकारी सेवा में थे, बिहार प्रशासनिक सेवा में थे। तो हम लोगों को मेरे बचपन से लेकर के 12 तक खास करके कई छोटे बड़े शहरों में उनको काम करने का मौका मिला। तो हम छोटे से एक कस्बे में भी रहे और एक रांची जैसे, जिसको कि हम एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन कह सकते हैं, वहाँ पे भी रहे। तो वो कस्बा ऐसा था जहाँ पे कि बचपन में मुझे जब मेरी पढ़ाई शुरू करने के लिए स्कूल ढूंढा जाने लगा, और स्कूल हम गए भी, एक सरकारी स्कूल था, तो वहाँ पे जो वहाँ की व्यवस्था देखी तो ये निर्णय किया गया कि नहीं, इससे बेहतर है कि हम घर में ही अपनी पढ़ाई करें। और लगभग 2-2.5 साल के बाद मेरी औपचारिक पढ़ाई स्कूल में शुरू हुई। तो एक वो परिवेश है जो कि मेरे व्यक्तित्व को या मेरे जीवन को प्रभाव करता है। और फिर हम रांची में रहे, तो रांची में एक दूसरा माहौल है। अगर आप रांची शहर से परिचित हैं, धोनी वहाँ से आते हैं और कई ऐसे प्रतिष्ठित लोग वहाँ से आते हैं। तो वहाँ पे जो आपका एक एक्सपोजर हुआ, जो आपके का विकास हुआ, तो वो एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे और आगे चलें तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जीवन में उसको एक मौका ज़रूर आना चाहिए कि वो अपने
परिवार अपने माता पिता से बाहर रह कर के जीवन यापन करे, क्योंकि उस परिवार और माता पिता की जो छत्र छाया रहती है वो एक बरगद के पेड़ की तरह होती है, शीतल, शांत, बहुत ही आपको सुकून मिलता है वहाँ पे, बहुत केयर मिलता है आपको। लेकिन उससे बाहर आकर के जब आप ज़िंदगी से रूबरू होते हो तब आपको वहाँ के, आपने अभी चैलेंजेस की बात की, तो वो चैलेंजेस आपको सामने में दिखता है और फिर आप उसको अपने तरीके से, और ख़ास करके तब जब आपके पास सीमित संसाधन हो, एक्सपोज़र आपका सीमित हो, तब आप उनसे जूझते हो, समझने की कोशिश करते हो, तो वो एक एक्सपोज़र मिलता है। और एक बात और रह गई कि आप, मेरे जीवन में ये भी रहा कि साधन संसाधन परिवार में संपन्न होते हुए भी बड़ी सीमित रही, तो वो सीमित संसाधन का भी आप पे प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरह का व्यवहार और किस तरह का आचरण रखते हो। तो सन 85 में मुझे ये मौका मिला कि क्लास 12th के बाद मैं दिल्ली आया और एक तरह से वहाँ से लेकर के अब तक मेरी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ पे हुई, मेरी अब कर्म भूमि भी रही, मैं बाहर आता जाता रहा लेकिन यहाँ पे ही रहा। और दिल्ली में फिर जो जिस तरह का, जो मैंने अभी बात किया कि आप व्यवहारिकता से, एक सच्चे जीवन से आप रूबरू होते हो, तो ये जो एक काल था, खास करके मेरा छात्र जीवन और उसके बाद शुरुआती प्रोफेशनल जीवन, आदमी तो हर दिन सीखता है, लेकिन वो जो काल था वो बहुत कुछ सिखाया और आप, मेरे स्वभाव पे, मेरे व्यवहार पे उसका बड़ा इम्पैक्ट था। और अगर आगे की बात करें तो परिस्थितियां, फिर आप प्रोफेशन में आते हो और इन तमाम समय में आप बहुत तरह के लोगों से आप मिलते हो, तो लोगों का प्रभाव, वो प्रभाव भी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है। वो शुरुआत में माता पिता रहे, फिर आपके परिवारजन रहे, आपके आसपास के लोगों को देखा आपने, फिर मित्र आपके आए, अच्छे बुरे हर तरह के, फिर प्रोफेशन में जब आए तो आपके कलीग्स हुए, आपके वरिष्ठ हुए, आपके जो बॉस हुए, तो उनमें से कुछ बॉस जो है वो आपके मेंटर हुए, आपकी उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी, है ना? बिल्कुल। तो अगर आपके पास एक दृष्टि है उनकी खासियत को देखने की, परखने की और उन चीज़ों से सीखने की, तो आप छोटी से छोटी चीज़ें जो देखते हो उससे प्रभावित होते हो और उसका इम्पैक्ट आपके स्वभाव पे पड़ता है। अब ये जो दृष्टि की बात, थोड़ा और एक दो पॉइंट और मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मुझे लगता है कि जो आपके प्रश्न को और भी स्पष्ट रूप से उसका उत्तर देगा, कि मैंने दृष्टि की बात की। ये दृष्टि हर के पास समान भाव से नहीं रहता। हम लोग बहुत कुछ, मैं बहुत सारी चीज़ें आपको देख करके सीखता हूँ, इतने दिनों में सीखा है, कई बार आपको मैंने बोला भी है ना? बिल्कुल सर, जैसे एक बात के दो मतलब निकलते हैं, हमारे नज़रिए के ऊपर है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। और अगर हम नहीं देखना चाहते हैं तो एक आपके सामने में एक स्थूल शरीर दिखता है, एक स्थूल कुराल दिखता है। बिल्कुल सर। तो वो दृष्टि आनी बड़ी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के जीवन में, और मैं तो अपना अनुभव ये कहता हूँ कि अगर आप आध्यात्म से जुड़े हो, आध्यात्म वो आपको दृष्टि देता है। और आध्यात्म से मेरा मतलब यहाँ पे कि पूजा पाठ नहीं है, सिर्फ पूजा पाठ या सिर्फ धर्म नहीं है। आध्यात्म है जो कि आप अपने अंतर को खोजते हो,
या अपने अंतर को किसी उस अदृश्य रूप में कहीं कोई जो शक्ति है उससे जोड़ते हो, और तब आपका अंतर वो जागृत होता है। अच्छी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, वो सतह स्वाभाविक है। ये सब चीज़ें अनुभव की बात है, ये सब बताने से किसी को नहीं पता चले, दिखता नहीं है, दिखेगी नहीं। तो अध्यात्म का उस दृष्टि पे, दृष्टिकोण पे, स्वभाव पे, उस पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और मुझे लगता है कि आज की तारीख में युवा को, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो जिसकी जो स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, है ना, तो अध्यात्म वही है। मैं उसकी गहराइयों में नहीं जाना चाहूँगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और उसके लिए कई माध्यम आज बताए जाते हैं कि आप योग करो, कुछ मेडिटेशन करो, इवन इसको छोड़ दो, आप किसी भी जन कल्याण में अपने आप को लगाओ, है ना। जो नीचे तबके के लोग हैं उनके कल्याण के लिए कराओ। अगर हृदय से आप समाज के प्रति जुड़े हो, किसी के प्रति जुड़े हो, तो वो भी आपको आध्यात्म से जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों में अगर मैं यात्रा देखता हूँ और इस तरह से, पता नहीं आपने ये प्रश्न किया और अचानक मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें जगी, तो आपने एक दूसरा प्रश्न किया कि कई बार जब यहाँ पे हमारे गेस्ट आते हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि आते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक जुड़ाव होता है। तो मैंने ये भी अनुभव किया है कि ये बात सच्ची है कि मैंने जीवन में रिश्तों को महत्व दिया है, और रिश्तों को महत्व इसलिए दिया है कि कोई व्यक्ति धनी है, किसी पोजीशन पे है, वैसी बात नहीं है, लेकिन उसके गुणों के बेसिस पे या उससे कुछ सीखने पे, किरदार पे। और कहीं ना कहीं स्वतः रूप से मैं उन्हीं से, आपको लगता होगा कि मेरे नेटवर्क, मेरी मित्रता, मेरी मंडली काफ़ी बड़ी है, जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो एक आत्मीयता की बात है, प्रगाढ़ता की बात है, वो कहीं ना कहीं स्वतः बहुत सीमित हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो दूर लोग हैं वो भी जिनको अच्छा लगता हूँ तो अच्छा लगता हूँ। कई बार वर्षों बात नहीं होती है, पुराने कॉलेज के मित्र हैं, स्कूल के मित्र हैं, फिर भी उनके साथ जब जुड़ते हैं तो बड़े अच्छे जुड़ाव करते हैं। तो एक समरसता का भाव तो है कि उनके स्वभाव हमारे भाव, लेकिन फिर यही है कि उसमें स्वार्थ नहीं है। शायद मैंने किसी भाषण में भी ये भी मैंने बोला था एड्रेस में, कि अगर आपके रिश्तों के पीछे स्वार्थ नहीं है तो वो रिश्ता हर समय सस्टेनेबल होगा, वो जिंदा रहेगा, लंबा चलेगा, और वो लंबा चलेगा। तो थोड़ा मैं लंबा विस्तार में गया, लेकिन मुझे लगा कि इन सब चीज़ों को आपसे शेयर करो। नहीं, बिल्कुल सर, बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। और आपने जैसे बताया, आपने घाट घाट का पानी पिया है, यानी कि, और हर घाट से आपने कुछ चैलेंजेस से कुछ सीखा है, और वो हम JSB में आप हमें सबको सिखा भी रहे हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सर हमारा जयपुरिया स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एजुकेशन में एक उभरते हुए ब्रांड की तरह आगे आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उसके पीछे आपका विज़न और आपका मिशन क्या है? कुणाल, फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि सुनकर खुशी होती है कि अगर आप छात्र अगर इसको एक ब्रांड समझते हैं और उभरता हुआ ब्रांड समझते हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो सच्चाई होगी। तो फिर से आपके विजन मिशन जो क्वेश्चन है, इसके पहले आने से पहले इसके थोड़ी पृष्ठभूमि को समझनी होगी। ऐसा है कुणाल कि पिछले कुछ वर्षों में हम सभी ने, जो भी यहाँ पे जो छात्र रहे हैं, जो एक गेट पे सिक्योरिटी मैन है, जो एक सफाई कर्मचारी है, अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, फैकल्टी गण है, डीन है,
हम सभी ने जेएसबी को एक बगिया की तरह, एक बगीचे की तरह संवारने की कोशिश की है, इसको सुंदर बनाने की कोशिश की है। और उस प्रयास में हमने इसकी धरती, इसकी ज़मीन की उर्वरता को बढ़ाने की भरसक प्रयास की। इसके वातावरण, इसके आबो हवा, इसकी जो मूलभूत चीज़ें होती हैं जिससे कि एक बगीचा, एक उपवन निखर कर बाहर आता है, तो वो सब हमने किया और सभी ने किया। और इसका फल ये है कि आज या बीते हुए वर्षों में भी आप जैसे छात्र और कई और सुंदर, हरे भरे, रंगीन, विभिन्न सुगंधों को बिखेरते हुए बिल्कुल सर। वो समाज तक पहुँचे और कॉरपोरेट जगत तक पहुँचे। मैनेजमेंट एजुकेशन है तो हमारा सीधा संपर्क जो है और जो एक क्रिटिकल स्टेक होल्डर है वो कॉरपोरेट्स है, इंडस्ट्री है। बच्चों का भी एस्पिरेशन वही होता है कि हम वहाँ पे जाएं। बिल्कुल सर। तो हमारे छात्र वहाँ तक पहुँचे और उनकी जो सेटिस्फैक्शन और संतुष्टि रही कॉरपोरेट जगत की, समाज की, और दूसरे तरफ आप जैसे छात्रों की, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव जेएसबी ने देखा है। और इसके पीछे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ के चेयरमैन शिशिर जयपुरिया जी स्वयं, जो मैनेजमेंट के सदस्य हैं, जो हमारे बोर्ड के या एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स हैं, जो हमारे कॉरपोरेट्स के मित्र हैं, जो एसोसिएट्स हैं, वो चाहे रिक्रूटर हो या फिर हम जिनसे संपर्क में हैं, जो यहाँ पे आकर के आपके लिए लेक्चर्स देते हैं, और एलुमनाई और खुद स्टूडेंट्स, इन सभी का हमें सहयोग मिला, मार्गदर्शन मिला। और जब आप ये कहते हैं कि ये उपवन हरा भरा रंगीन हो गया, आपने कहा कि एक जेएसबी एक ब्रांड हो गया, तो ये इसके पीछे कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं। वो कैसे होता है? ब्रांड सिर्फ आज की तारीख में विज्ञापनों से नहीं होता, वो चाहे आप सोशल मीडिया पर करें या ऐसा नहीं है। आपके पास जब तक फंडामेंटल्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तब तक आप नहीं कर सकते। हमारे बच्चे कैसे डिमांड में आए, हमारे बच्चे कैसे सक्सेसफुल हुए, तो उसके पीछे ये कारण है कि जेएसबी ने उन बच्चों को तराशा, उनको ट्रांसफॉर्म किया, उनमें जो आवश्यक गुणवत्ता होनी चाहिए, जैसे तकनीकी ज्ञान हो, एक विषय का ज्ञान हो, है ना, बिल्कुल, उनकी पर्सनालिटी हो, उनका व्यक्तित्व, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, और आज की तारीख में इस तरह के भी जो गुण होते हैं कि आप में कितना जूझने की कितनी क्षमता है, कितना कॉन्फिडेंस है, सहन शक्ति कितनी है, सहन शक्ति कितनी है, और चीज़ों को समझ बूझ करके काम करने की क्षमता है, इनिशिएटिव लेने की क्षमता है। इन तमाम चीज़ों पे हम लोगों ने काम किया। और इनके अलावा जो कि और भी महत्वपूर्ण है, और ये सुखद संयोग कह लीजिए कि जयपुरिया 80 वर्षों का जयपुरिया का लिगेसी है, इतिहास है एजुकेशन सेक्टर में। इंडियन बिजनेस फैमिलीज़ का
यहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट है, उनके आचार विचार व्यवहार यहाँ पे है। तो जो मानव मूल्य हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो एथिक्स हैं, तो वो वैल्यूज़ और एथिक्स भी हम अपने छात्रों में प्रायोरिटी के रूप में दे पाए, जिसमें ईमानदारी, इंटीग्रिटी, राइट, डिसिप्लिन, विनम्रता, ये इन मूल्यों को, और फिर मैं उस पर आऊँगा कि कुछ हमने उनको स्पिरिचुअल कोशेंट भी उनका बढ़ाया, इमोशनल कोशेंट भी बनाया। तो इन चीज़ों के कारण हमारे छात्र कॉर्पोरेट जगत में, समाज में, लोगों में, और भी इस प्रतिभा के कारण जो है उनकी ज़्यादा पूछ बनी। तो ये सही है, मैं इससे इनकार नहीं करूँगा कि आज की तारीख में जेएसबी जो है एक ट्रस्ट और जो कॉन्फिडेंस समाज का, इसके स्टेक होल्डर्स का होना चाहिए, उसको मिला है, उसने अर्जित किया है राष्ट्रीय स्तर पे भी। और आपने देखा होगा कि हमारी बहुत सारी इनिशिएटिव अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हैं, तो वहाँ तक भी जेएसबी का नाम गया है, पहुँचा है, और उन्होंने हमें तारीफ़ की। हमने यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया, बिल्कुल सर। इतने बाहर से डेलीगेट्स आए। आप अभी सिंगापुर गए, इसके पिछले बैच दुबई गए, मलेशिया गए, वहाँ के संस्थानों में गए, उनके लोगों से मिले, तो एक आप लोगों ने छाप छोड़ी और वो लोग फिर हमसे जुड़े। तो ये बात आपकी सही है। अब आती बात है कि विजन और मिशन की बात। आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी, किसी भी संस्थान में, और मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति के लिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है कि उसका खुद का मिशन क्लियर होना चाहिए और उसका विजन भी क्लियर होना चाहिए। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो हमारा मिशन, जो मैंने कहा कि एक हमारे जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर है वो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो उनकी भलाई और आने वाले वर्षों में उनके जीवन पर्यंत उनका करियर और उनका लाइफ कैसे सुनिश्चित हो सके, सस्टेनेबल बन पाए, इसको ध्यान में रख करके हमारा मिशन है कि हम जो भी छात्र हमारे पास आए, तो छात्रों को हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करें कि वो उसका वैल्यू, ऐसे वैल्यूज़ हम डालें कि वो जाकर के उसका वैल्यू दुनिया समझे। तो ये मिशन से हम कोई भी काम, अगर हम छोटा बड़ा जो भी काम करते हैं, उसको हम छात्रों के दृष्टिकोण से देखते हैं और इस ऑब्जेक्टिव के साथ देखते हैं कि इसका लाभ उसको उसके करियर में और लाइफ में कैसे मिल रहा है। और फिर रहती है बात विजन की। तो विजन को हम सभी ने एक तरह से एक्सेलेंस की जर्नी मानी है। अगर हम एक्सेलेंस को के नए नए मानदंडों को, नए मापदंडों को हम पाएंगे, और साल दर साल हम उस एक्सेलेंस की जर्नी में अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं। अब एक्सेलेंस एक शब्द है, लेकिन ये एक्सेलेंस के पीछे कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे हैं, देखते हैं। तो यहाँ के करिकुलम में, यहाँ की फैकल्टी में, यहाँ के प्रैक्टिसेस में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के डिफरेंट इनिशिएटिव्स में, हर में उसके अपने एक एक्सेलेंस का, एक क्वालिटी का एक मानदंड एक हमें निश्चित करना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि उनके मानक को हम पाएं और फिर हम एक अगले ऊंचे मानदंडों को हम पाएं। तो आगे भी जो हमारा भविष्य है, तो वहाँ पे हम ये चाहते हैं, या बड़ी कोशिश है, वो तत्परता है कि हम
नए नए मील के पत्थर, एक्सेलेंस के नए नए मील के पत्थर हम सामने रखें, और जब एक्सेलेंस की मील के पत्थर हैं तो उसके पीछे जितनी भी चीज़ें हैं उसको और हम रिग्रेस करें, उसको प्रासंगिक बनाएं, उसको रेलेवेंट बनाएं, जहाँ कमियां हैं उसको कम करें। एज ए व्यक्ति मुझ में कोई कमी है, फैकल्टी में कोई कमी है तो उसको पूरी करें। तो ये एक विज़न हमारे पास होना, और उस विज़न के डायरेक्शन में मिशन को ध्यान रखते हुए इस चीज़ को बड़ा मायने रखता है। और फॉर्चुनेटली ये सुनकर अच्छा लगता है कि आप छात्र इसके जो आउटकम्स आए वो आपको संतुष्ट कर रहे हैं, तभी तो ब्रांड जैसे शब्द आप बोल रहे हैं। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ जो कुछ मानक संस्थाएं हैं, एक्रेडिटेशन एजेंसी जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करती हैं, तो आपको पता ही है कि हमारे संस्था को, हमारे प्रोग्राम को उन्होंने NBA ने, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ने बड़ी गुणवत्ता के लिए उसको माना है, उसको एक्रेडिटेशन दी है। नेक्स्ट लेवल में अब हम इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के लिए जाना चाहते हैं, जो कि और भी कठिन है, जो हमारी एक्सेलेंस की जर्नी से वो मैप करता है। तो ये एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। तो हम अभी तत्काल में हम AACSB या इक्विस, इस तरह के जो मानक यूरोपियन और अमेरिकन एक्रेडिटेशन एजेंसी हैं, उसके पहले एक स्टेप हमने लिया कि हम एक रीजनल एक्रेडिटेशन को पहले हासिल करें, और उसके लिए हमने साउथ एशियन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स करके SACS की एक्रेडिटेशन है, तो उसके प्रोसेस में हम जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा प्रयास है कि हम उसको पालेंगे, और वो भी फिर एक हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। बिल्कुल सर। तो सर, ऐसा कहा जाता है कि एक अच्छा राजा वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारी संपत्ति हो, धन हो। सर, कॉरपोरेट को चाहिए इंडस्ट्री रेडी, तो हाउ JSB इज मेकिंग देयर स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी? फिर से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई 2 दशक से तो मैं देख रहा हूँ कि इस पे बहुत ही बड़ी चर्चा होती है, डिबेट होते हैं, और एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जो हम इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों या मैनेजमेंट हो, जो हम छात्रों को तैयार करके यंग प्रोफेशनल्स उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उससे उनका क्या सेटिस्फैक्शन है। तो एक बड़ा कंसर्न है कि अगर उनको 100 व्यक्ति मिलता है तो उसमें से 30-35 ही जो हैं जो कि वाकई में उनके पास जो रिक्वायर्ड स्किल है, जो टेम्परामेंट है, जो वहाँ उनको डिलीवर कर सकते हैं। नहीं तो बाकी 65% जो लोग हैं उनको नॉलेज तो है, लेकिन काम करने में उसको कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, वो दिक्कत है, और ये उनको परेशान करती है, और फिर उन छात्रों को भी परेशान करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका करियर अटकता है, कॉन्फिडेंस में कमी आती है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल प्रश्न है जिससे कि सभी जूझ रहे हैं, और अच्छी संस्थाएं इस बात का काफ़ी ध्यान रखती हैं। तो जैसा हमने कहा कि JSB को जब हमने संवारना शुरू किया तो कुछ 3 मानक बिंदु हमारे सामने हमने रखे। एक तो था कि इंडस्ट्री रेडी, सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड जो हमने बोला वो था स्टूडेंट सेंट्रिसिटी। तो जो भी हम काम करें वो स्टूडेंट को बीच में रख करके, जो भी इनिशिएटिव लेते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, उसके बीच में जो उसका लाभार्थी है वो हमारा विद्यार्थी है, और हमें क्या चीज़ देना है, जो जैसे भी देना है, कैसे देना है, वो एक
इम्पोर्टेंट है कि हम ये विद्यार्थी को इंडस्ट्री रेडी बनाएं, और सिर्फ उतना ही नहीं, उसको हम सोशली कॉन्शियस भी बनाएं कि अल्टीमेटली इंडस्ट्री भी काम, अगर इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हो तो आप सोसाइटी से अलग होकर के काम नहीं कर रहे हो, कर सकते। और सोसाइटी के अपने कंसर्न्स हैं। तो जो आने वाला प्रोफेशन है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो यंग माइंड्स हैं, जो आप इस देश के भविष्य हैं, इस सिविलाइजेशन के भविष्य हैं, तो उनके पास तो सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मूल्य, उनकी जानकारी, उनका सेंसिटाइजेशन उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक इंडस्ट्री रेडी है। और इंडस्ट्री रेडी का मतलब है कि आपके पास, एक छात्र के पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, बट नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज का व्यवहारिक एप्लीकेशन, उसका ज़मीनी एप्लीकेशन, ग्राउंडेड एप्लीकेशन, बिहेवियर, वो आना चाहिए। आपके पास टेक्निकल स्किल्स होने चाहिए। ये जब एप्लीकेशन होता है तो वो टेक्निकल एप्लीकेशन है। फिर जो आपने कहा कि आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट आते हैं, जो कि आज की तारीख में, इस जब नए दौर में, जबकि नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एआई, डेटा साइंसेस, एनालिटिक्स और डिजिटल स्पेस, तो इनमें बिहेवियरल स्किल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये पहले भी था। और फिर उसके बाद आता है वो जो मैंने बात की, वैल्यूज़ और एथिक्स की बात की, आपके कम्युनिकेशन की बात की। हालांकि वो बिहेवियरल में आ जाएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। तो इन गुणों को कैसे बच्चों में ट्रांसफ़र किया जाए, सोशल में वो कैसे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह वो इंक्लूसिवनेस की कैसे बात करे, इक्वलिटी की कैसे बात करे, एनवायरनमेंट की कैसे बात सोचे, सस्टेनेबिलिटी पे इतनी बातें हो रही हैं, और हम एक उस कस्प पे बैठे हैं कि जिसमें कि पूरा ब्रह्मांड, संसार इंस्टेबल हो सकता है अगर हम सस्टेनेबिलिटी को सीरियसली ना लें। इसलिए आपको पता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने हैं उनको इंस्टीट्यूशंस अडॉप्ट कर रही हैं, बिल्कुल, इंडस्ट्री अडॉप्ट कर रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हमारे पास जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, वो ऐसा हो जिसमें कि वो विषय हो जो कि आज के लिए सामयिक हो, वो उस तरह का कौशल, उस तरह का ज्ञान, विज्ञान वो बच्चों को दे। अभी मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, डेटा साइंसेस, जियोपॉलिटिक्स, और अब ये न्यू एजुकेशन के पॉलिसी के तहत आपके पास वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि, और वो चाहती है कि आप जो है एक विभिन्न विषयों का ज्ञान आप करें। अगर आपको साहित्य से अभिरुचि है तो साहित्य में भी आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए। प्रकृति से अगर आपका जुड़ाव है तो प्रकृति, एनवायरमेंटल साइंसेज, आपको वहाँ वो भी उपलब्धता होनी चाहिए। बिल्कुल सर। फिर आता है कि ये सब सारी चीज़ें हैं, फिर हम किस तरह से, क्या वो इकोसिस्टम यहाँ पे बनाएं जिससे कि बच्चों का एक 360 डिग्री होलिस्टिक, समष्टि में उसका एक समष्टिगत विकास हो, है ना। हर पहलू पे हम ध्यान दें। तो इनको हम कैसे अपने सिस्टम में लेकर के आते हैं, इन पे हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है, ध्यान दिया है। जैसा आपने कहा कि आपका व्यवहारिक ज्ञान, जमीनी ज्ञान, तो एक तो है करिकुलम, पाठ्यक्रम, और उसके अंदर सब्जेक्ट्स के अंदर उसके अपने सिलेबस, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, उसको कॉन्टेम्प्रेरी रखना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि फैकल्टी, तो फैकल्टी खुद भी तो प्रबुद्ध हो, वो भी तो नॉलेजेबल हो, बिल्कुल सर, वो भी अपडेटेड हो, उसका भी एक्सपोजर इंडस्ट्री के प्रति और जो चेंजेस हो रहे हैं उसके प्रति भी इसको एक्सपोजर होना चाहिए।
उसके पास एक वो रिसर्च बेंड ऑफ माइंड होना चाहिए कि वो नई नई चीज़ें खोज करके फिर वो क्लासरूम तक उन चीज़ों को लेकर के नई चीज़ों का ज्ञान दे। नहीं तो आज का छात्र तो गूगल और आज की चैट जीपीटी सभी टूल्स को यूज़ करके उस इंफॉर्मेशन तो सभी के पास है। बिल्कुल सर। तो एक ये भी है कि आप एक शिक्षक का है कि ये चीज़ें के साथ साथ आप कैसे उसको उसके मेंटल कॉग्निटिव थिंकिंग को कैसे आप एप्लीकेशन बेस्ड बनाते हो, एनालिटिकल बनाते हो, क्रिटिकल थिंकिंग बनाते हो, रीजनिंग करते हो। तो इसमें फैकल्टी का एक बड़ा रोल होता है कि वो हमारी कोशिश रही है कि हम अच्छे अच्छे संस्थानों से, अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे एक्सपीरियंस वाले फैकल्टी को लें जिनके इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर है। साथ में हम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स से जुड़ना चाहते हैं, उनको जोड़ते हैं जो कि कुछ हमारे विजिटिंग फैकल्टी के रोल में आते हैं, कुछ हमारे प्रैक्टिशनर सेशन के रोल में आते हैं। उसी तरह से हम फैकल्टी को उनके साथ जोड़ते हैं। और फिर एक तीसरा डायमेंशन वो भी आता है कि आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपको मिलना चाहिए और एक एंटरप्रेन्योर भी आना चाहिए कि हाँ, इनिशिएटिव की बात आनी चाहिए, कॉन्फिडेंस की बात आनी चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आनी चाहिए और एक ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो फिर उस करिकुलम में इन सब चीज़ों के लिए कहाँ जगह है? तो जैसा आपने देखा है कि हमारे पास ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम है, इंटरनेशनल वेबिनार्स हैं, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। और फैकल्टी अच्छी आ जाए, लेकिन फिर अगर पढ़ाने का तरीका वही लेक्चर मोड हो, पीपीटी मोड हो, तो एक तो इतिहास में भी वो मोड कभी इफेक्टिव नहीं रहा। और आज की तारीख में आपके जनरेशन, जो हम नए जनरेशन जेन जी की बात करते हैं, जेन जेड की बात करते हैं, तो उसको तो लेक्चर और पीपीटी वो खुद पढ़ लेगा। और उससे उसको जो एप्लीकेशन का गैप जो मैंने बताया कि एक इंडस्ट्री को वो चीज़ें नहीं मिल पाती, वो स्किल्स नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए, तो वो गैप रहता है। तो फिर हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम क्लासरूम टीचिंग को कम करके, लेक्चर मोड को कम करके और प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रोजेक्ट्स पे, फील्ड स्टडीज़ पे, समर इंटर्नशिप तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कैसे दें। आप उतना ही नहीं, अगर कॉर्पोरेट सोशल सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ से देखें तो आपने CSR के तहत कितने प्रोजेक्ट्स किए जहाँ पे जा कर के आपने ज़मीनी कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड फील्ड में स्टडी किया, पेड़ लगाए, वहाँ की जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी है उनके प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश की क्यों है, और उसके लिए आपने कुछ जो भरसक प्रयास था वो हमने संस्था ने भी किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है कि आप कैसे उनको अपॉर्चुनिटी देते हो जिससे कि वो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक ज्ञान, ज़मीनी ज्ञान ले सकते हैं, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके अलावा फिर जो और भी महत्वपूर्ण है कि आप उनको किस तरह से जो इंडस्ट्री से सर्टिफाइड कोर्सेज हैं जो कि इंडस्ट्री डेवलप करती है, और इसका एक सीधा संपर्क है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए। इंडस्ट्री तो ऑन द फर्स्ट गो, जिस दिन ज्वाइन करोगे दूसरे दिन से ऑन द फर्स्ट गो दे वांट्स कि यू शुड बी हैंड्स ऑन विथ ऑल द काइंड ऑफ स्किल्स, राइट। तो इसलिए हम फिर उस इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए, वो चाहे पावर BI हो, एडवांस एक्सेल हो, और इस तरह अडोबे हो, या फिर और भी कई तरह की चीज़ें, तो उसकी करिकुलम में हमारे लिए जगह होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल सर। और सिमुलेशन की व्यवस्था हो, फिर आप जो विज़िट करते हो। और दूसरी चीज़ है कि आपसे बहुत चीज़ हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिख करके दो। तो ऑब्ज़र्व करना, देखना, सीखना वो अपने में एक कला है, लेकिन आज आपकी जनरेशन में वो सबसे बड़ा और चैलेंज हो गया है कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो, वो चाहे ओरल हो, वर्बल हो, या फिर रिटन हो। वर्बल में फिर भी ठीक है, लेकिन रिटन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमारा तो प्रयास ये रहता है कि रिटन में भी वो उतने ही निपुण बने जिससे कि इंडस्ट्री को वो ज़रूरत है और उस चीज़ों की ज़रूरत को वो पूरा करते हैं।
इसके अलावा तो इन सब चीज़ों पे हमारी दृष्टि बहुत बहुत क्लियर है, पैनी है। और वर्तमान व्यवस्था में जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है, उसमें हमारे जैसे जेएसबी जैसे इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी इस तरह से कि हम अपने करिकुलम को, अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को बार बार जब भी ज़रूरत हो तो उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। हम कुछ नए इनोवेशंस ला सकते हैं, नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग ने एक नियमतः साल में एक बार तो हम फिर से, जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक पे, एलुमनाई के फीडबैक पे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के फीडबैक पे, रिक्रूटर के फीडबैक पे, है ना, और जो हमारे शिक्षाविद अच्छे अच्छे संस्थानों में अच्छे अच्छे शिक्षाविद हैं, उनको इन्वॉल्व करके हम इस तरह के ये एक प्रक्रिया को हम निरंतर जारी रखते हैं। हमारे यहाँ एक IQAC की इंटरनल क्वालिटी असेसमेंट सेंटर की काउंसिल की एक व्यवस्था है, तो वो भी इस चीज़ को काम करती है कि हम पूरे साल के दौरान, एकेडमिक ईयर के दौरान जो हमारा प्रोग्रेस है उसमें क्या शॉर्टकमिंग्स रही हैं, क्या हमारे ने अच्छाई किया, क्या नया एक्सपेरिमेंटेशन किया, उसको भी हम डॉक्यूमेंट करते हैं। और इन सब चीज़ों को, इनपुट को ला करके फिर हम करिकुलम को, पाठ्यक्रम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, नई चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फोकस यही रहता है कि अंत में कि आपके पास वो नेसेसरी स्किल्स, नेसेसरी नॉलेज, नेसेसरी टेम्परामेंट, नेसेसरी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आपके पास रहें, जो कि इंडस्ट्री को या समाज के किसी भी क्षेत्र में आप काम करना चाहें वहाँ इसकी ज़रूरत होती है। सर, जैसे स्टार्टअप का दौर चल रहा है और इंडिया में कितने ही स्टार्टअप खुल रहे हैं, और भीड़ में से निकल के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका माइंडसेट होता है कि हमें तो स्टार्टअप की तरफ जाना है। तो सर, जेएसबी कैसे इंश्योर करता है कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे ऐड करता है जेएसबी? देखिए, जहाँ तक जेएसबी का प्रश्न है या किसी भी अन्य संस्थान का प्रश्न है, मेरी समझ में मैं आईआईटीज़ और आईआईएम्स की बात नहीं कहूँगा या फिर इंजीनियरिंग संस्थानों की बात नहीं कहूँगा। प्राइमरीली मैनेजमेंट एजुकेशन में हमने देखा है कि हर कोई चाहता है कि पहले एक अपनी करियर की शुरुआत करे कॉर्पोरेट में, वहाँ के अनुभव ले, और उसके बाद वहाँ के अनुभव से जो उसके दिमाग में अपना एक आइडिया है और ये चीज़ें हैं, उसको लेकर के वो आगे बढ़े। तो अगर ये मेरा आकलन सही है तो हम अपने छात्रों के विषय में भी यही समझते हैं कि उनको तो सबसे पहले अभी कॉर्पोरेट में चाहिए। अगर हम उनको पुश भी करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर बने, तो उनकी एक इनोवेशंस होती है और वो कॉन्फिडेंस लेने के लिए, थोड़ा नॉलेज लेने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए कॉर्पोरेट में जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये भी सही है कि आप कॉर्पोरेट में रहें या कल को आप एंटरप्रेन्योर बने, एक स्टार्टअप खोलें, तो आपके पास ये दोनों गुण, आपने एंटरप्रेन्योर के गुण कहे, एंटरप्रेन्योरशिप के गुण आने चाहिए, या एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट आना चाहिए, या फिर आपके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि दोनों स्थितियों में जब आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपके सक्सेस, आपके रिकॉग्निशन, आपकी ग्रोथ, और कल को अगर आप एक स्टार्टअप चलाना शुरू करते हैं, तब भी इन दोनों परिस्थितियों में ये दोनों गुण, दोनों एस्पेक्ट आपके व्यक्तित्व में, आपके नॉलेज में, आपके एक्शन में वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं करते, और ये हमारे पूरे करिकुलम पाठ्यक्रम में या फिर पूरी जो हम एक डिलीवरी करते हैं उसमें ये बहुत ही डीपली इंग्रेन्ड है।
वो आपने देखा होगा कि जहाँ तक मैंने बात की कि स्टूडेंट सेंट्रिसिटी के साथ की तरह बात की मैंने, उसी तरह से एक और हमने एक मानक बना के रखा है, वो है स्टूडेंट लेड। तो हमारे यहाँ जो भी हम काम करते हैं, गतिविधियाँ होती हैं, उसमें हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होकर के, बल्कि वही इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़े। और इसके लिए आपने देखा होगा कि हमने क्लब कमिटीज़, स्टूडेंट अफेयर्स काउंसिल, और ख़ास तौर पे वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, फिर उनके सिलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के दौरान आपको अपनी बातें कहनी पड़ती है, एक पिच करते हो आप, है ना? तो वहाँ पे आप वहीं से वो एक स्किल डेमोन्स्ट्रेट आप करते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ पे करते हो। और फिर इस पूरे 2 साल के क्रम में आप कैसे क्लब कमिटीज़ के तहत किस तरह से अपनी टीम में काम करते हो, कैसे चीज़ों को आगे लेकर के जाते हो, कई तरह के रिस्क होते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि इतने सारे कॉन्क्लेव्स होते हैं हमारे यहाँ, जो कभी फाइनेंस कॉन्क्लेव हुआ, कभी मार्केटिंग कॉन्क्लेव हुआ, तो उसके आयोजन में उनके गेस्ट को आइडेंटिफाई करना, इनवाइट करना, कई बार गेस्ट नहीं, उसमें भी कई जगह रिस्क चैलेंजेस हैं। तो उसमें हर एस्पेक्ट, उसके आइडिया से लेकर के, उसके ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स से लेकर के, उसको कैसे सक्सेसफुल बनाना है, कैसे बाहर में उसको प्रमोट करना है, कैसे उसके लॉजिस्टिक्स को हैंडल करना है, तो ये तमाम चीज़ें आप सीखते हो। कुछ बड़े एक्टिविटीज़ की बात करो तो अभी हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की, हमारे पास 100 डेलीगेट, 150 डेलीगेट थे। बिल्कुल सर। बाहर से लोग आए, 3 दिन तक ये चला कार्यक्रम, आप लोगों ने ही संभाला। बिल्कुल सर। इसके बाद हमारे यहाँ मैनेजमेंट फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स की मीट होती है, छोटी बड़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पिक मैके होता है, सेंटेला होता है। तो इन सब चीज़ें जितने होती हैं, तो इसमें एक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा जैसे आपने एक देखा हो कि लीडरशिप के लिए हमने एक आई लीड प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश की है, जिसके तहत हम बड़े बड़े लीडर्स को बुलाते हैं और आपसे कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है। आई लीड्स की एक्टिविटीज़ भी होती है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो उसमें उसका मकसद इस प्लेटफॉर्म का ये है कि हर छात्र अपने अंदर छुपे हुए लीडरशिप स्किल्स को समझे, पहचाने और उसको हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। आपके मेंटर भी आपके साथ यही करते हैं। बिल्कुल सर। वहाँ पे भी आपके जो आपके हुनर हैं, आपके गुण हैं, उन पे भी काम होता है, और जहाँ पे आपकी कठिनाइयाँ हैं, जहाँ पे आप वीकनेसेस हैं, उनको भी बताया जाता है। बाहर के भी मेंटर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, ट्रेनर्स आते हैं, कोचेस आते हैं, और जो जितनी एक्टिविटी होती है उसमें आप अपने लीडरशिप स्किल्स को दिखाते हो। जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है तो हमारे यहाँ ई-सेल वर्क करता है। अभी हमारे यहाँ स्टार्टअप ये इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है, लेकिन कालांतर में जैसे हम समझते हैं कि जो मैंने एक्सेलेंस की जर्नी की बात की, तो 1-2 साल में हम इंक्यूबेशन सेंटर को भी बहुत एक्टिव करेंगे। बट ई-सेल की अपनी ही गतिविधियाँ, अब उसके अंदर समझिए आपकी डिज़ाइन थिंकिंग का एक आपका वर्कशॉप होता है, जो कि आइडिएशन स्टेज से उसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, वो आपने समझा होगा। yes, तो डिज़ाइन थिंकिंग अपने ही आज के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टूल है। स्ट्रॉन्ग मैं उसको कहता हूँ, एक आपकी सोच है, एक पर्सपेक्टिव है, काम करने के तरीक़ों को वो बदलता है। उस तरह से कई आइमा बिजनेस लैब है, सिमुलेशन है, उसके तहत आप सीखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आपके पास बाहर के लोग आकर के, जो स्टार्टअप्स के लोग हैं, वो आकर के आपसे अपने स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, फेलियर स्टोरी वो शेयर करते हैं। तो इन तमाम तरीक़ों से हम ये चाहते हैं कि कैसे आपके पास वो आइडिएशन स्टेज से लेकर के रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फोर्थराइटनेस, फाइनेंसिंग, जो उसके न्यूएंसेस हैं, उससे आपको वाकिफ़ कराया जाए, जिससे कि आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आपको उसका लाभ मिले।
और अगर इन दो चीज़ों को अगर आप साथ में जोड़ लें, और एक तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ जोड़ें, तो वो भी आपको आपके करिकुलम में और यहाँ की गतिविधियों में मिलता है। वेबिनार्स होते हैं, इतने लोग आते हैं, उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, कभी बाहर के बच्चे भी आते हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो बहुत कुछ सीखने का है। और फिर बच्चों जब ये मोटिवेट होते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि फिर आज का जनरेशन इतना एक्टिव है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है। फिर उसको मुझे लगता है कि उसका जो एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। फिर वो लिंक्डइन की तरफ से या जैसे भी हो, वो अपने ग्लोबल नेटवर्क को डेवलप करता है, लीडर्स नेटवर्क को डेवलप करता है, स्टार्टअप नेटवर्क को डेवलप करता है, और जो डेवलप कर पाते हैं वो फिर सफल भी होते हैं उसमें। तो हमें तो एक वो इकोसिस्टम डेवलप करना है, वो कल्चर डेवलप करना है जिसमें कि वो सेल्फ प्रोपेल्ड ग्रोथ का जो एक माइंडसेट है वो बच्चों में आए। I hope I have been able to answer your question, and more importantly, I think you have been witnessing all these, so you have gone through these things. बिल्कुल सर, JSB मेरे लिए तो सिर्फ एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अलावा मैं कहूँ तो एक मंच की तरह है। मुझे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जैसे अभी ये भी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं आपके साथ आप हूँ यहाँ पर और पहली बार एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और जो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी दे रही है। बेशक मैं आपकी छाँव में हूँ, लेकिन आपकी छाँव के प्रभाव से ही मेरी लाइट ब्राइटेस्ट हो जाएगी। थैंक यू। अगर किसी के जीवन में हम आज इस पड़ाव पे अगर किसी जीवन में एक थोड़ी सी पॉजिटिविटी, कोई थोड़ा सा चेंज, थोड़ा बदलाव हम कर पाते हैं, तो आई थिंक वो हमारे लिए एक जीवन की सफलता के मानक है वो। बिल्कुल सर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरेक्ट करके, और ये इंटरेक्शन से बहुत लोगों को बहुत अच्छी वैल्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। तो मैं सर आखिर में जाने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कुणाल, जैसा आप भी समझते हो कि आपके जनरेशन में मुझे लगता है कि, और आने वाले समय में, और भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो संभावनाओं की कमी नहीं है, बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन इतना ही वो भी सच है, और कड़वा सच है कि चैलेंजेस भी उतनी ही बड़ी हैं। अब आज ही देख लीजिए कि महीने दिन 2-3-4 महीने पहले ट्रम्प टैरिफ, ट्रेड वॉर, इन सब की कहीं कोई जगह नहीं थी, जिक्र नहीं था। ट्रम्प साहब आए, एंटिसिपेशंस पे हम वेट करते रहे, और अप्रैल 2 को ये चीज़ें हो गई, और इसके तहत आप देखिए कि कैपिटल मार्केट से लेकर के पूरी इकोनॉमी, कंट्रीज़ की इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी भी हिल चुकी है। इसके पहले बहुत जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, एनवायरमेंटल इंस्टेबिलिटी है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, सोशल अनरेस्ट की बातें हो रही हैं, है ना। प्लस जो वर्क एनवायरनमेंट जिसमें आप काम करेंगे, इन सब चीज़ों में तो स्ट्रेस, लोनलीनेस, इस तरह के भी अपने पर्सनल बिहेवियरल चैलेंजेस आएंगे। अब इसमें ये है कि इन चैलेंजेस को, पहले भी आपने कहा कि जूझने की शक्ति होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और अपॉर्चुनिटीज़ को आप तभी एनकैश कर सकते हो जब उन अपॉर्चुनिटीज़ में आप अपने लिए जगह तलाश लो। तो मेरे लिए मेरा ये मैसेज होगा कि हर प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक छात्र को अपने को खुद पहले टटोलना चाहिए, अपनी डिज़ायर्स, अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, अपने एस्पिरेशन, अपने खुद का कॉन्टेक्स्ट, फैमिली का कॉन्टेक्स्ट, इन सब चीज़ों को समझते हुए एक आपके सामने एक गोल आपको सेट करना चाहिए कि हाँ, ये मुझे चाहिए और ये मुझे संतुष्ट करेगा, और मेरे को संतोष देने के साथ मेरे
करियर और मेरे लाइफ को ये आगे बढ़ाएगा भी। और उस गोल की क्लैरिटी के साथ, और ये गोल आपका होना चाहिए। जो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आज आप बिना सोचे समझे अपने मित्रों से, अपने सीनियर्स से, अगल बगल के लोगों से, परिवेश से इन्फ्लुएंस होकर के आप एक भेड़ चाल में चलते हो, या आप चाहते हो कि दूसरा ऐसा चल रहा है वहाँ सक्सेसफुल हुआ तो मुझे भी यही करना चाहिए। और इससे भी बड़ी गलती है कि लोग सोच ही नहीं रहे हैं, वो तो अक्षम्य है। और जब आप नहीं सोचते हैं फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ जाएंगी, जॉब आपके पास आ जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला। बिल्कुल वैसे ही है सर कि जैसे अगर हम अपने फैसले खुद नहीं ले सकते तो कोई और ले लेगा। सही बात है। हाँ, 150 करोड़ की आबादी है ना, आने वाली बढ़ती जाएगी। इसमें आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। तो वो गोल आइडेंटिफाई करके फिर आपको एक सही डायरेक्शन में, सही दिशा में एक मेहनत करनी होगी। अपना माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, वो हुनर, वो कॉम्पिटेंस अपने में डेवलप करना पड़ेगा। आई थिंक एक जो हम लोग पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं, हमारे समय भी आज आई थिंक वो और रेलेवेंट होने वाला है, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसके कोनोटेशंस और बढ़ जाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वो नहीं है कि हाँ आप दौड़ में सबसे आगे निकल गए, आप तेज़ दौड़ सकते हैं तो सबसे ज़्यादा। यहाँ पे तो आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन एवरी सेंस, राइट। क्या कॉम्पिटेंस है, क्या हुनर है, कैसी सोच है, कैसा हेल्थ है आपका, कैसे रिलेशनशिप है, कैसे नेटवर्किंग है, वो आपको सर्वाइव करने के लिए और आपको फिट बनाने के लिए तैयार होगा। तो अब इसको करें कैसे और कैसे चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एक जो अलर्ट साउंड होता है ना, बीप साउंड्स आते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हर को कभी ना कभी कुछ अंतराल में, कुछ दिनों में आँख मूंद करके, आँख बंद करके अपने बारे में स्वचिंतन करना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपने अपने लिए सोचा था, क्या आपने उसके लिए काम किया, कहाँ गैप रही, कहीं आप भटक तो नहीं गए, कहीं भटक तो नहीं रहे। और उससे और बड़ी बात है कि आप ये सोचिए कि आपके इर्द गिर्द, आपके ड्रीम के अलावा आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपका परिवार, जो भी आपके लिए मायने रखते हैं, उनका आपसे ड्रीम क्या है, किन परिस्थितियों में आपको वो, किन त्याग तपस्या के साथ वो आपको आज यहाँ पे ये शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, और क्या आपसे वो एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक किसान का बेटा अगर वो मैनेजमेंट कर रहा है तो कहीं से कहीं वो लोन लिया होगा, कहीं से वो किया होगा, उसकी अपनी कमी होगी, लेकिन वो ये उम्मीद लगा के बैठा है कि वो बच्चा कल को एम्प्लॉयमेंट होगा तो वो हमें फिनेंशियली सपोर्ट करेगा, हमारी स्थितियाँ बदलेंगी, जो लोन लिया है कर्ज उतारेगा। और आज तो एग्जाम्पल अनेक हैं, क्रिकेट की ही फील्ड में देख लीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ कॉर्पोरेट ही नहीं है, आप स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, इवेंट्स में, हर किसी क्षेत्र में जाइए अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर वहाँ पे ये है कि मैं ये कह रहा था कि आपको मतलब एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे कि एक छोटे से छोटे, वो आपको बेहतर पता होगा, नाम नहीं याद आ रहा, कि आजकल के क्रिकेट प्लेयर्स इतने हैं जिनके पिताजी कोई कहीं क्लर्क है, कोई ऑटो चला रहे हैं, और आज वो इंडियन कैप पहन करके रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगर आपके पास कॉम्पिटेंस है तो वो चीज़ें। तो आज उस माता पिता की वो जो का सपना था वो साकार हुआ, तो आपको भी वो सोचना चाहिए। और अगर ये प्रक्रिया आप ध्यान में रखते हैं, अपने गोल को के प्रति फोकस्ड रहते हैं, अपने को तैयार करते हैं, तो मुझे लगता है कि बीच की कभी जो तकलीफ़ें हैं, कभी बाधाएं हैं, कभी फेलियर्स हैं, वो आपको नहीं रोक पाएंगे। फेलियर से सीखना आपको चाहिए, आगे बढ़ के चलना चाहिए, ये मेरा कहना है। और लास्ट में मैं यही कंक्लूड करूँगा
कि हर समय की पल पल की कीमत है। तो पल पल की कीमत अगर है तो उस कीमत को, अगर उस पल को आप सही यूटिलाइज कर रहे हो तो उस कीमत का आरओआई आपको मिलेगा। उसके आरओआई को मैक्सिमाइज करो पहले, और अगर उसको आरओआई को मैक्सिमाइज कर लो तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि जनरली आपका जो जनरेशन है वो ये कहता है कि आज मैं यहाँ आया हूँ, इतना फीस दिया हूँ, तो मेरा प्लेसमेंट के बाद आरओआई क्या है। तो अगर आपने अपने समय के आरओआई को मैक्सिमाइज कर लिया तो आपका जो प्लेसमेंट होगा और जिस आरओआई की आप बात करते हैं वो आरओआई आपकी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा होगा। तो ये मेरे लिए, ये मेरा मैसेज होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अब एक और हमें सेशन रखने चाहिए जिसमें आप आए और जीवन का जो मूल मंत्र होगा मैनेजमेंट से हटके वो आकर बच्चों को दें, स्टूडेंट्स को दें, ताकि उनका, अगर आपको अच्छा लगा इस तरह की बातें, मैंने तो अपनी दिल की बातें कही हैं आपको, आप अभी पूछ रहे हैं और जो मेरे अंदर बातें आ रही हैं वो मैं आपको, और जो मैं सोचता रहता हूँ, तो यही चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आपके दर्शकों को या जो भी इस पॉडकास्ट को देखेंगे उनको शायद ये बातें समझ में आएंगी। बिल्कुल आएंगी और सर। कुछ तर्कसंगत लगेगा, खास करके आप युवा वर्ग अगर इससे कुछ सीख पाए तो। बिल्कुल सर, ठीक है, ये भी कट कर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस अपॉर्चुनिटी के लिए, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हों जीवन में, अच्छा करें, तरक्की करें, और आप सभी तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन वही है, संतोष वही है। थैंक यू सो मच।